शिक्षा मंत्री हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, शिक्षा राज्य मंत्री बहन श्रीमती जायदा खान जी, चीफ सेक्रेटरी महोदय श्रीमती उषा शर्मा जी, एसीएस शिक्षा पवन कुमार गोयल जी, अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप नाका जी, गौरव गोयल जी और डायरेक्टर गौरव अग्रवाल जी, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए तमाम कलेक्टर्स और शिक्षा अधिकारीगण, समस्त ब्लॉक से जुड़े ब्लॉक शिक्षा अधिकारीगण और शिक्षा विभाग का समस्त स्टाफ, समस्त पंचायत मुख्यालयों से जुड़े समस्त पीईओ और विद्यालयों के संस्था प्रधान, यूट्यूब लाइव से जुड़े शिक्षा विभाग के लगभग लाखों 3,70,000 के लगभग शिक्षकगण हैं, अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं, आईसीटी और अन्य माध्यमों से जुड़े लाखों विद्यार्थीगण। ये अद्भुत प्रोग्राम है और इसके लिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूँ। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम ये अद्भुत इसलिए भी है कि एक तरफ तो पूरे राजस्थान के हमारा जो परिवार है शिक्षा विभाग का वो जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो इसका उद्देश्य रखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना ने जो हाहाकार मचाया था पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये भी कभी हमारे वक्त में ऐसी स्थिति बनेगी कि पूरी दुनिया एक संकट में आ जाएगी। और लॉकडाउन के माध्यम से जो हालात हुए देश के अंदर, वो भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वैसे तो सभी लोग प्रभावित हुए, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग बच गए, कई लोगों को पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हो रही है अभी तक भी, पर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले छोटे बच्चे थे, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर सामने पड़ा, उनकी जिंदगी सामने पड़ी है। और बचपन में ही अगर बाल्यकाल में ही अगर उनके सामने संकट हो कि वो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं और बिना शिक्षक के चाहे हम कितनी कोशिश कर लें ऑनलाइन की, परंतु वो माहौल नहीं बनता है, वो स्थिति नहीं बनती जो कि ऑफलाइन पढ़ाई से हो सकती है। और लंबे समय तक ऑनलाइन की चर्चा चलती रही। शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छे, जैसा कि कल्ला जी और जायदा जी बता रही थी, अच्छे अनुभव प्राप्त किए, अच्छे पहल करी, परंतु टीचर्स को भी भूमिका अदा करने के लिए कहा गया। उन्होंने कोर्सेज की रिकॉर्डिंग भी करी, प्रयास पूरे किए गए शिक्षा विभाग द्वारा किस प्रकार से ऐसी स्थिति में बच्चों को नुकसान नहीं हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की तरह ही काम किया गया, करने की कोशिश की गई। पर उस वक्त का अनुभव बता रहा था कि सब बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, कई गांव में इंटरनेट नहीं होता है, कई बच्चों के साधन नहीं होते हैं, उसके अभाव में वो जुड़ नहीं पाते हैं, कई लोगों की हैबिट भी नहीं होती है। तो ये चर्चा को इसे बना हुआ था उस वक्त में भी कि भाई बच्चे जो है वो कुछ लोग जो रुचि रख के उनके परिवार के लोग जो सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं उसके कारण जुड़ पा रहे हैं और अधिकांश बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं। और उनके ऊपर क्या बीत रही होगी उनके माँ बाप पे भी और बच्चों पे भी, उसकी कल्पना अपन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है। पर जो बीतती है वो खुद समझ सकता है कि वास्तव में क्या बीती है। और इसीलिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहूंगा कि आज आपने एक अभिनव प्रयोग राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम नाम दिया
और इसके माध्यम से ब्रिज कोर्स के माध्यम से जब हमने बजट में घोषणाएं करी थी, प्रोविजन किए थे कि कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी और इस काम को आगे बढ़ाइए, तो बजट की घोषणा को ही पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत मेहनत करके जो ब्रिज कोर्सेज बनाए गए हैं उसके माध्यम से विभाग पूरी तरह कामयाब होगा। और एक तरफ शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग दे करके और दूसरी तरफ बच्चों को उसके माध्यम से इस कोर्स करवा करके जो गैप था उसको कम करने का प्रयास करेगा। कितना कम कर पाएंगे वो डिपेंड करता है टीचर्स पर मुख्य रूप से, क्योंकि टीचर जो है, बच्चे तो नासमझ भी होते हैं, पर टीचर्स अगर उनके अभिभावकों को, जैसा कि प्रोग्राम बताया गया स्लाइड्स के अंदर, अभिभावक को जोड़ के कैसे आगे बढ़ा जाए, और टीचर ही इम्प्रेस कर सकता है बच्चों को भी कि क्या महत्व है इस ब्रिज कोर्स का, जिससे कि आगे उनको तकलीफ नहीं आएगी। जब आगे वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बेसिक ज्ञान जो है, जो उसका छूट गया है, उसको वो ब्रिज कोर्स के माध्यम से अगर वो पूरा कर लेता तो काफी हद तक फिर वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो आगे आने वाले वक्त में उनको कमी नहीं खलेगी। एक मैं स्लाइड देख रहा था जिसमें ये था कि मिस्टर गोयल बता रहे थे कि जो बच्चों की शिक्षा होगी ब्रिज कोर्स के माध्यम से, उसके बाद में उनका टैलेंट देख के ग्रुप बनाए जाएंगे और फिर उनको शिक्षित किया जाएगा। उस पर मेरा कहना है कि थोड़ा उसको आप अमेंड करें इस रूप में कि बच्चों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए, कि अगर आपने बच्चों को सिलेक्शन किया कि ये बच्चे अब ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं या अलग ग्रुप बनेगा इनका, फिर इनकी अलग से पढ़ाई होगी, तो बाकी बच्चों में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो वो फिर आगे पढ़ नहीं पाते हैं, या वो कॉम्प्लेक्स अगर घर जगह जाता है बच्चों के दिल और दिमाग के अंदर, तो वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। थोड़ा उसको आप अपने हिसाब से देखें। कोरोना काल में जो टीचर्स ने काम किया वो अद्भुत था। ये तो ठीक है शिक्षा के विभाग में, उसके अलावा भी जो जिम्मेवारी सौंपी गई, क्योंकि टीचर्स ऐसे हैं जिनको अपने इलेक्शन ड्यूटी पे भी, जनगणना में भी सब जगह लगाते हैं। वो उनके संगठन के बाद एतराज भी करते हैं, हम सब ये काम क्यों देते हैं, हम तुम्हारा काम तो शिक्षा का है, पढ़ाने का है, पर काम दिया जाता है। उसके लिए तो मैं समझता हूँ, मुझे पता नहीं अन्य राज्यों में क्या होता है, पर शेष महोदय जो देखेंगे कि और राज्यों में क्या है और राजस्थान में हम क्या कर सकते हैं, क्या ये संभव है, क्योंकि टीचर्स की संख्या इतनी बड़ी है और उस रूप में हम लोग उनकी जिम्मेदारी देते हैं और अपना काम चला लेते हैं, तो क्या उनके बगैर ये संभव हो सकता है क्या? और अगर उनको काम में लगाया जाना है तो उनके संगठनों को विश्वास में ले हम लोग कि किस प्रकार आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं शिक्षक के तौर के अलावा भी, जिससे कि गवर्नेंस में कोई तकलीफ नहीं हो। गुड गवर्नेंस भी आवश्यक है हम सबके लिए। और सरकार भी मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से टीचर समुदाय ने भी, कर्मचारियों ने भी, सबने महसूस किया होगा कि वर्तमान सरकार जिस रूप में ध्यान रख रही है कर्मचारियों का, उसमें टीचर्स भी आते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत कम राज्यों में ऐसी स्थिति होगी देश के अंदर। जो ओपीएस की मैं बात करूं तो वो एक ऐतिहासिक फैसला है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, राजस्थान जयपुर आए थे, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि प्रधानमंत्री जी से या भारत सरकार इस बारे में विचार करे कि हमने मानवीय दृष्टिकोण रख करके ओल्ड एज पेंशन लागू करी है। इसमें कोई राजनीतिक नहीं, समझ लीजिए आप। राजनीति तो सती हो जाती है, अच्छे काम करते हैं तो राजनीति हो जाती है, गुड गवर्नेंस की कोई विकल्प नहीं है। पर हमने कहा उनको भी, आप जरा बात करें केंद्र सरकार में, इसको
पूरा एग्जामिन करके राजस्थान सरकार ने लागू किया है। आनंद फानंद नहीं किया इसको, ओपीएस को लागू किया है मानवीय दृष्टिकोण से, कि जो हमारे लाखों कर्मचारी है, अध्यापक के सब है, और अगर उनके दिलो दिमाग में 35 साल के शरीर में ही रहता है, पता नहीं पेंशन कितनी मिलेगी। हर आदमी को अपने बुढ़ापे की चिंता होती है, और वर्तमान समय में जो माहौल है परिवारों का, उसमें और ज्यादा चिंता होती है। उसके अंदर वो व्यक्ति सोचता है कि मैं पता नहीं शेयर मार्केट के आधार पर पेंशन की जो कल्पना की गई है, उसमें अनिश्चितता है कि कितनी पेंशन मिलेगी, तो फिर अपनी ड्यूटी को अंजाम उस रूप में नहीं दे सकता है। बहुत सोच समझ के फैसला किया। छत्तीसगढ़ ने भी कर दिया है, अन्य राज्यों में चर्चाएं चल रही है, कई राज्यों ने कमेटी बना दी है। पर केंद्र सरकार को मैं समझता हूँ कि आगे आना चाहिए। ये मैंने कहा परसों यहाँ मीटिंग के अंदर कि केंद्र सरकार आगे आए तो राज्य सरकार भी आगे आएगी। और इतना बड़ा मानवीय दृष्टिकोण है कि केंद्र को आगे बढ़ के राज्यों को विश्वास दिलाना चाहिए, कोई तकलीफ आएगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। फाइनेंशियल वैसे तो जो राजस्थान सरकार ने, वित्त विभाग ने पूरी कैलकुलेशन करके हमने जो बजट में घोषणा की है, तो बहुत ही कामयाबी के साथ में इस स्कीम को लागू हम कर पाएंगे। भारत सरकार को मैं समझता हूँ कि बजाय कि वो कोई अभी जैसे वो ट्रस्ट बना हुआ है जिसके माध्यम से पैसा जमा होता गया आज तक, कर्मचारियों का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, तो उनको रिलेक्टेंट है वो वापस देने के लिए राज्यों को, राजस्थान को। ये नहीं होना चाहिए, ये पैसा हमारा है, आपके ट्रस्ट में पड़ा हुआ है, हमने स्कीम लागू कर दी ओल्ड एज पेंशन, तो आपको पैसा वापस देना चाहिए। अभी जो खबर आई थी वो मैं समझता हूँ अच्छा फैसला नहीं है, उसको हम लोग दबाव देंगे। अल्टीमेटली पैसा तो मिलना ही है, आदमी जो कर मिलेगा वो तो पैसा वो ले नहीं सकते। पर कहने का मतलब कि ऐसे बड़े डिसीजन के अंदर केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का है, संघीय ढांचा है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करके कामयाबी हासिल कर सकती है। उसमें पॉजिटिव रुख होना चाहिए केंद्र सरकार का, उसी रूप में उनको राज्यों को इमदाद करनी चाहिए। हालांकि सब जगह कटौती हो रही है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है CSS, वो कोई जमाने में 90-10 था, 80-20 थी, आज वो 60-40 हो गई, 50-50 हो गई। तो केंद्र जो कदम उठा उससे हमें तकलीफ भी हो रही है। पर शिक्षा ऐसा मुद्दा है जिसमें मैं समझता हूँ उनका है, कर्मचारियों का जो हमने फैसला किया वो है। कई हमने प्रयोग किए हैं। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा रहेगी कि शिक्षा व स्वास्थ्य में सरकार की प्रायोरिटी रहेगी आगे भी। शिक्षा व स्वास्थ्य दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अगर नींव अच्छी होगी, मजबूत बनेगी, तो मानव संसाधन जो है वो हमारा प्रदेश का प्रतिभावान बनेगा, अनुभवी बनेगा, और प्रदेश के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहेगा और कामयाब होगा। जरूरी है कि हमने जो नवाचार किया है, आज पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ पर पूरी तरह मेडिकल सर्विसेज 99.9% बल्कि 100% पूरी तरह फ्री है। IPD OPD फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, MRI CT स्कैन फ्री है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री है। कहने का मतलब कि सब कुछ फ्री कर दिया, 10 लाख तक का बीमा कर दिया, ऑक्सीजन का बीमा साथ जोड़ दिया 5 लाख का उसके अंदर। ये तमाम बातें जो आज समुदाय बैठा मेरे सामने, उन सबसे मैं मानवीय अपील करना चाहूंगा कि हमारी ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज की भी, कि कैसे हम इनका लाभ जो है जिसको मिलना चाहिए उस तक बात पहुंचाएं। कई बार शिक्षा के अभाव में, कई बार जानकारी के अभाव में ये लाभ उस परिवार तक मिलता नहीं जिसको मिलना चाहिए। टीचर समुदाय और शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी
स्टूडेंट्स मिलकर के बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार के, जो सीधा हिट करते हैं परिवार को उसके लाभ के लिए, वहां तक हमारी स्कीमें पहुंचे, उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। खाली विज्ञापन से और प्रचार से काम नहीं चलता है, फिजिकली हम कैसे उनको बता सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि आप लोग इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जैसे कोरोना काल में काम किया पूरे प्रदेशवासियों ने, हमने आह्वान किया था धर्मगुरुओं को भी, एक्टिविस्ट को भी, एनजीओ को भी और तमाम आम जनता को भी, कर्मचारियों को भी। मैं समझता हूँ कि सबने एक दूसरे की इमदाद करी, भाई कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो सबने वो करके दिखा दिया। तो अगर हम लोग तय कर लें, उसके बाद में मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं आती है, हम लोग कामयाब होकर रहते हैं। ये दक्षता और ये योग्यता, ये कैपेसिटी हमारे प्रदेशवासियों में भी है और उसमें हम सभी आते हैं। तो मेरा मानना है कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 22 साल पहले, तब करीब 38% भी 38% लगभग शिक्षा थी। और हम लोगों ने एक प्रयोग किया, बहुत चिंता व्यक्त कर रहे थे, मुझे एग्जैक्ट पूरा फिगर याद नहीं है, 38.समथिंग तो थी शिक्षा कुल, और अगर गर्ल्स की एजुकेशन देखे तो और कम थी, और शेड्यूल कास्ट की गर्ल्स की देखे तो और कम थी। आप तो उस वक्त भी मंत्री थे मेरे साथ, कल्ला जी, तो बहुत चिंता लगी हुई थी। तो हमने एक प्रयोग किया, राजस्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष था उस वक्त में, 50 साल हुए थे, तो राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला, और एक नया प्रयोग किया कि जिस गांव में ढाणी में भी जहाँ टीचर मिल जाए, पढ़ा लिखा स्टूडेंट मिल जाए, उसको टीचर बना दो। डॉक्टर सीपी जोशी हमारे मंत्री थे, 15 साल के मंत्री भी थे, फर्स्ट टाइम की बात है। 23,000 हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली, 23,000 गांव में ढाणे तक में खोल दी। प्रयोग ऐसा था कि जिसके कारण से गांव में जो ढाणी बैठा बच्चा स्कूल जाता ही नहीं था, वो भी जाने लग गया। वो गांव में स्कूल, स्कूल मतलब एक टीचर जो है वो अपनी ढाणी पढ़ाए बच्चों को, और सरकारी टीचर के रूप में काम करे, एक नया प्रयोग था। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद में जो परसेंटेज बढ़ी है, फिर उन्होंने एक प्रोग्राम चला, शिक्षा आपके द्वार, कि हर घर घर में जाके टीचर छुट्टी के अंदर वो जाके घर घर में पता करेगा कोई भी घर का परिवार का बच्चा, बालक बालिका शिक्षा से वंचित तो नहीं है। ये अभियान चला है पूरे प्रदेश के अंदर। उसका उससे क्या हुआ, एक तो बच्चों का नामांकन बहुत अधिक बढ़ गया, कुछ ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे, वो ड्रॉप आउट होना कम हो गए। तो एक ऐसा प्रयोग था जो बाद में सरकार बदल जाती तो कई बार नए फैसले हो जाते हैं, वो अलग बात है, परंतु वो प्रयोग मैं समझता हूँ कि गांव और ढाणी तक में एक माहौल बनाना पढ़ाई का बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो आज आप प्रोग्राम करे, राजस्थान शिक्षा में बढ़ते कदम, ये तो एक गैप पूरा कर रहा आप लोग, पर उसमें तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, रुचि नहीं थी बच्चों की शिक्षा की तरफ, माहौल ही नहीं था, इसीलिए बहुत कम परसेंटेज में बच्चे शिक्षित थे। तो वो एक अलग प्रयोग था, ये एक अलग प्रयोग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयोग बहुत कामयाब होगा। अब राजस्थान में भी अच्छी परसेंटेज में बच्चे स्कूल जाते हैं। ड्रॉप आउट की समस्या भी धीरे धीरे, अब हमने जो नए फैसले किए हैं, प्राइमरी की मिडल, मिडल से सेकेंडरी या मिडल से सीधा, कुछ स्कूलों को तो हायर सेकेंडरी कर दिया गर्ल्स की, तो और सारी जितनी सेकेंडरी स्कूल है उन सबको हायर सेकेंडरी कर दिया। तो अब जो डिस्टेंस है गाँव में स्कूल की, वो बहुत कम हो जाएगी, और छूट दे दी शिक्षा विभाग को प्राइमरी स्कूल खोलने की, छूट दी हुई ना, जो मर्ज हो गई उनको खोलने की इजाजत, कोई कमी आएगी नहीं। जो आप लोग तय करोगे, टीचर तय करेगा। शिक्षा का जो मैं बोल रहा हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं की तरह आज स्वास्थ्य सेवाओं में देश में राजस्थान नंबर 1 पे आ गया है। स्वास्थ्य सेवा में
भारत सरकार के आंकड़े अभी आए थे, पता नहीं वो कौन सा सर्वे था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सर्वे उसके अंदर 82% ऐसे कुछ आए थे। तो उसमें भी हम एक नंबर 1 पे आ गए हैं भारत सरकार के सर्वे में। और वैसे हम लोग जैसे इसमें आए हैं उसी रूप में चाहेंगे कि शिक्षा के अंदर भी आए, और आने की संभावना है, क्योंकि हमने जो फैसले किए, टीचर्स को लेके फैसले किए, इनकी समस्याओं को लेके फैसले किए हैं, तो एक तरफ तो टीचर की समस्या हल हो रही है और दूसरी तरफ हमारे जितने साथी हैं स्टाफ के हों या कोई हो, जिनके जो हमें दिया गया समस्या भी आपके मुझे बताया गया कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नियम 2021 बनाए गए हैं, सेवा नियम 70 को और 71 को मिला करके। उसमें जो सहायक शिक्षकों के, पुस्तकालय अध्यक्षों के, प्रयोगशाला सहायकों के, सबके जो प्रमोशन के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं और लगभग 1100 विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य का पद जो है वो भी शिक्षा का प्रबंधन तंत्र मजबूत करने वाला होगा साबित। और जो प्रधानाचार्य है उनकी पदोन्नति के भी जो बाधाएं आ रही थी, उन वर्गों को भी जो फैसले किए गए उससे उनका असंतोष दूर भी होगा। करीब 50,000 से अधिक व्याख्यात लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार जो फिजिकल टीचर्स हैं उनकी पदोन्नति का मार्ग भी सुगम होने से खेलकूद को और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इससे शारीरिक शिक्षक संवर्ग के 10,000 से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा भर्ती भी हम लोगों ने करी है, भर्ती भी कर रहे हैं, अलग से भर्ती कर रहे हैं। कंप्यूटर के जो अनुदेशक है उनकी भी कर रहे हैं और फिजिकल का भी कर रहे हैं, और 10,000 टीचर तो इंग्लिश के लगा रहे हैं। ये इंग्लिश स्कूल का जो कंसेप्ट है, इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा तमाम हमारे साथियों को, इसको आप इस रूप में समझें। मैं कोई इंग्लिश का पक्षधर नहीं रहा हूँ बचपन से, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं तो खिलाफ था इंग्लिश के बचपन में, इसलिए इंग्लिश सीख नहीं पाए। क्योंकि उस वक्त में भी यही था, अभी अमित शाह जी बोले थे अभी 1 महीना पहले, हिंदी को लेके कोई कमेंट कर दिया तो दक्षिण के राज्यों में उबाल आ गया था। अभी 1 महीना पहले की बात थी, हमारे गृह मंत्री बोले थे। तो हम लोग बचपन में देखते थे कि दक्षिण के अंदर कोई हिंदी का बोर्ड है तो जला दो उसको, और उत्तर के अंदर इंग्लिश के बोर्ड को पसंद नहीं करते थे। तो माहौल था उस जमाने के अंदर, हमारे बचपन के अंदर ही। तो मैं कोई पक्षधर नहीं रहा, पर समय के साथ साथ में पार्लियामेंट में गए, सब देख रहे तो देखा कि बिना इंग्लिश के काम नहीं चलता है। और अब जो 21st सेंचुरी, मोबाइल, कंप्यूटर का युग, राजीव गांधी का सपना जो था वो पूरा हुआ, सब कुछ आज हाईटेक है। और नौकरी जो है, जिनके आईटी के क्षेत्र में बड़े हुए हैं, इंग्लिश जानते हैं, नौकरियों और उनकी सैलरी पैकेज का कोई अंत ही नहीं है। कोई 1 करोड़ 50 लाख, 25 लाख, 2 करोड़, पता नहीं क्या क्या है। तो हमने जो ये तय किया है, हमें दूतावास जो शिक्षा मंत्री थे उस वक्त में फैसला हुआ। पर आप सोचिएगा कि मुझे एक अधिकारी ने कहा कि साहब ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला है कि 10-15 साल के बाद में गांव के बच्चे जब फ्रेंकली और फ्रेंडली इंग्लिश बोलने लगेंगे, जो हिच होती है इंग्लिश बोलने में, समझ जाता है पर बोल नहीं पाता है। बचपन से ही अगर वो मान लो थोड़ा बहुत अभी कमी भी होगी स्कूल के अंदर, टीचर भी वैसे नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि टीचर खुद भी वो इंग्लिश के एक्सपर्ट टीचर नहीं होंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, 10,000 टीचर हम लोग भर्ती कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ टीचर में भी और बीएड कोर्सेज के अंदर भी टीचर आएंगे कि हमें इंग्लिश की तरफ बढ़ना है, जिससे कि हमें सर्विस में भी आसानी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये अगर एक बार कामयाब हो गया प्रयोग, अभी तो 1,012 स्कूल खोली है, 2,000 का हमने घोषणा कर रखी है, और खोल देंगे स्कूल जितना आप लोग कहेंगे। हिंदी का महत्व में 1% भी कम नहीं करना है, वो तो रहेगा ही रहेगा। कुछ थोड़ा बहुत कभी कोई विवाद आता है अखबारों के अंदर, पर मुख्य रूप से है कि हमें उसके साथ साथ में आज प्राइवेट स्कूल है इंग्लिश वाली, वहाँ
जानते हैं कितना फीस लगती है। गरीब आदमी, मध्यम परिवार का आदमी उसको अफोर्ड नहीं करवाता है। हम चाहते हैं कि ये स्कूलें खुली है सरकारी, इसमें लॉटरी खोलनी पड़ रही है, इतनी इसमें संख्या बढ़ती जा रही है बच्चों के लिए। लॉटरी खोलने की नौबत तो नहीं आए, जो जाना चाहे स्कूल के अंदर, चाहे नई स्कूल खोलनी पड़ेगी वो खोलेंगे, पर जो इंग्लिश स्कूल में जाना चाहता है वहाँ स्कूल और कैसे प्रबंधन करें उस दिशा में डीईओ को और मैं समझता हूँ अन्य अधिकारियों को अभी सही देखना चाहिए कि वो सर्वे करे अपने क्षेत्र के अंदर। इसमें ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है कि किस प्रकार से इंग्लिश स्कूल कहीं गांव वाले मांगे तो ये निराश नहीं हो। हाँ, बच्चे मिलने चाहिए वहां पढ़ने वाले, होना जरूरी है। और 10-15 साल के बाद में हमारे यहाँ के राजस्थान के बच्चे इतने होशियार हो जाएंगे, देश के अंदर अन्य राज्यों के मुकाबले में कंपटीशन के अंदर हर जगह है, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे लोकल सर्विस कमीशन का हो, चाहे कोई भी सर्विस, आईटी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जम मिलेगा उनको। उनका फ्यूचर के लिए बनाना बहुत आवश्यक है। इस रूप में इंग्लिश स्कूलों को मैंने प्रायोरिटी देना शुरू किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसमें इस बात को, जो मेरी भावना है उसको आप समझ करके इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी और हम सब मिलके इसमें बहुत ही आगे बढ़ के कामयाबी होंगे, मेरा मानना है। बाकी बातें हमारे कल्ला जी ने कह दी, मैं जितने कहना चाहूंगा, राजस्थान में अब आपके वो माहौल नहीं जो अकाल सुखा ही पड़ता रहता खाली, और उसी में हमारे बार बार अकाल पड़ते थे और पूरा टाइम गवर्नेंस का भी आता था कि गांव गांव में काम खोलो, अकाल रात के काम खुला नहीं खुला के शिकायत आती रहती थी। पीने का पानी मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए भी इंतजाम करो, चारे का प्रबंधन नहीं तो बाहर से मंगाओ, बहुत तकलीफ होती थी, वो मैंने देखा है। अब वो स्थिति जब से यूपी गवर्नमेंट ने और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने महात्मा गांधी नरेगा का जो प्रयोग किया है, 100 दिन का रोजगार की गारंटी कानून बना के पार्लियामेंट में दी गई है, और आप सबको मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी इसी बजट के अंदर मैंने 100 का 125 दिन कर दिया है। बड़ा डिसीजन है ये। और शहरी रोजगार योजना भी हमने इंदिरा गांधी के नाम से लेके आए, जिसमें 100 दिन का रोजगार नरेगा की तरह होगा। वो कंट्री में 21 राज्यों में छोटा मोटा है, बड़े रूप में हमने किया है। तो बड़े बड़े काम राजस्थान में होने लग गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर दिया है शिक्षा के लिए। जब पहला 98 में हम लोग सरकार में आए थे, पहली बार राजस्थान में हमने प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट इंजीनियरिंग, प्राइवेट नर्सिंग, सब तरह की कॉलेज को अलाउ किया है। आज हमारे बच्चे जो है, पहले जाते थे बेंगलोर या पुणे या मुंबई, माँ बाप चिंतित होते थे, लड़कियों को भेज नहीं पाते थे। अब हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज खुलने लग गए। अब राजस्थान में सभी प्रतिष्ठित संस्थाएं जो है देश की, IIT, IIM, IIIT, एम्स, निफ्ट, सारी संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है। कॉलेज हमने अभी 211 कॉलेज खोली 2-3 साल के अंदर। 70 साल में खुली है 250 कॉलेज राजस्थान के अंदर। हमने अभी खोल दिया 211 कॉलेज खोल दिए है, उसमें 90 कॉलेज करीब गर्ल्स की है। तो आप सोच सकते हैं। और ये भी हमने कहा 500 लड़के ना पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को हम कॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। तो हमारी तरफ से मैं समझता हूँ कोचिंग क्लासेज के लिए भी बजट में घोषणा की, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, जो प्रतिभावान बच्चे उनको कोचिंग भी सरकार करवा रही है, हजारों बच्चों को। 200 बच्चों को विदेश भेज रहे हम लोग हमारे खर्चों पर। ये टीचर समुदाय, मैं समझता हूँ कि वो समुदाय है जो कि समाज की दिशा को मोड़ सकता है, क्योंकि वो उठता बैठता है समाज के अंदर, गांव के अंदर, हथाई के अंदर बैठता है, गाँव में, शहरों में। उसका जो ऑरा होता है वो इंटेलेक्चुअल के हाथ होता है, वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं। हम लोग, आप जो चाहे राजनीति में काम करके यहाँ बैठे हुए हैं या आप लोग सर्विस में हैं, हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खाली नौकरी में पैसे सैलरी तक नहीं होती है। हमारी
एक प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे देश और प्रदेश की सेवा करें हर रूप में जहाँ हमारा बस चले। नॉलेज इज पावर। अगर हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसको हम कैसे बांटे सोसाइटी को सहयोग करने के लिए, उसमें अगर आप लोगों की भावना जुड़ेगी सबसे, और आप लोग अगर बताएंगे कि ये स्कीम सरकारों की आपको पता ही नहीं है, आपको आश्चर्य होगा 200 बच्चों को भेज रहे थे, मेरे ख्याल से एक तो जानकारी पूरी नहीं हो पाई, दूसरा उसमें कुछ कमियां भी थी स्कीम में। तो पिछली बार हमने भेजना शुरू किया, मेरे ख्याल से कोई गए बच्चे, कितने गए थे? लगभग 40 सैंक्शंस निकल चुके। 40 बच्चे गए विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, पूरा खर्चा सरकार दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। 40 बच्चे गए, 200 का कोटा था तो 40 ही गए, क्योंकि उसमें कुछ कमी थी। अब मैं समझता हूँ कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने पूरा उसको वापस रिऑर्गेनाइज करवाया है। अब जो कमियां दूर कर दी गई है, नए कोर्सेज ले लिया हम लोगों ने, सब कंट्री को ले लिया, करीब करीब सभी कंट्रीज में। अब आपके 200 बच्चे यहाँ पर जो अफोर्ड नहीं करते थे खुद, वो स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों से दुनिया में पढ़ने जाएंगे, आप सोच सकते हो। तो ये तो कुछ बातें मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप कृपा करके, आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करें स्टेट गवर्नमेंट से भी। टीचर होता है, गांव में बैठता है, नए नए प्रयोग होते हैं, नई नई पहल होती है, अपने अनुभवों को शेयर करें शिक्षा विभाग से। कल्याण जी को मैं कहना चाहूंगा, आप अलग से ऐसा कोई बनाए वहां पे प्रकोष्ठ, जो कि, क्योंकि आज के जमाना है, पब्लिक क्या चाहती है, हम कितने कुछ कर लें, पब्लिक क्या सोचती है उस ढंग से हम फैसला करते हैं तो ज्यादा वो एक्सेप्ट करते हैं। तो आप लोग एक ऐसा प्रकोष्ठ बना लें जिससे कि वहां पर टीचर्स, एजुकेशन विभाग का कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहे तो प्रकोष्ठ उसको देखे। ऐसे सुझाव आएंगे जैसे कि मतलब आप सोच नहीं सकते, और उसको हम लेके आधा बना के शिक्षा विभाग में अगली बार बजट के वक्त में आप अगर सुझाव देंगे फाइनेंस को, तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है। बजट भी आजकल कई सरकारें बनाती है तो पब्लिक को पूछती है कि पब्लिक क्या उनकी डिमांड है, क्या भावना है, उसके अकॉर्डिंग टू पब्लिक उसको सुझाव देती है, और पॉलिटिकल पार्टी बजट बनाती है, बजट सॉरी मैनिफेस्टो बनाती है। हमने घोषणा पत्र बनाया है, काफी उसमें ये प्रयोग किया, हरीश चौधरी थे उसके कन्वीनर, जो हमारे मंत्री थे, तो प्रयोग हुआ उसका, उस पर कई ऐसी स्कीम आई जो पहली बार आई है। तो ये स्थिति है कि अगर हम लोग पब्लिक को इन्वॉल्व कर लेंगे, और टीचर्स की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हो सकती है, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी प्रायोरिटी, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, हमारी प्रायोरिटी हेल्थ के साथ साथ में अगले बजट के अंदर भी, जैसे मैंने कहा, युवाओं के लिए प्रायोरिटी रहेगी। युवाओं में स्टूडेंट भी आते हैं। अगला बजट जो है युवाओं को और छात्रों को समर्पित हो, उसमें शिक्षा विभाग अपना भी आता है, शिक्षा। तो हमारा जो सोच है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा और ये शिक्षा, दो टॉप प्रायोरिटी में हम चलना चाहते हैं आगे भी, आने वाले वक्त के अंदर भी। उसके लिए ये सोच सुझाव आएंगे हमारे पास में, पब्लिक से आएंगे या एजुकेशन विभाग से आएंगे, टीचर से आएंगे, डॉक्टर से आएंगे, तो हम लोग मान रहे अभी भी तमाम ज्यादातर डॉक्टर्स और मेडिकल सर्विसेज के लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार हर क्षेत्र में हम लोग जो उनको प्रायोरिटी दी है। कोरोना में भी काम अच्छा किया सबने मिलके, और हमने भी कोई कमी नहीं रखी है। आज मेडिकल कॉलेज खोल रही है राजस्थान के अंदर, 33 जिले हैं, 30 जगह मेडिकल कॉलेज खोल रही है, 30 जगह खोल रही है, हर जिले में कॉलेज खोल रही है। तो ये जो बड़े बड़े फैसले हैं, उससे हमारे स्टूडेंट जो है आज प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का, वही तो कल मेडिकल में जाएगा, वो इंजीनियरिंग में जाएगा। तो तमाम बातें जो है मैं समझता हूँ कि जो उसका नींव अच्छी बनेगी, बेसिक पढ़ाई उसकी ठीक होगी,
आगे जो उसके सपने हैं, और जैसे मिस्टर कलाम ने कहा था कि सपना देखकर सीखो, तो बच्चों को आप सपना देखकर सिखाओ। ये मैं टीचर समुदाय से अपील करना चाहूंगा, उनको उनके कॉन्फिडेंस पैदा करवाओ उनके अंदर। आपकी भूमिका सदियों से सुनते हैं कि उस जमाने के अंदर भी किस प्रकार से गुरुकुल हुआ करते थे, तो आज भी गुरुजनों का सम्मान कम नहीं है। समय के साथ साथ में देश और दुनिया में देख रहे हैं हम क्या हालात हैं, बदलता जरूर है, परंतु राजस्थान हो या हमारा मुल्क हो, हमारी अलग प्राचीन काल से अलग सभ्यता है, अलग परंपराएं हैं, अलग संस्कार है, अलग संस्कृति है। उसको लेके हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि छात्रों में अच्छे संस्कार पैदा करें आप लोग। ये चुनौती है कि हमारा मुल्क एकता में अनेकता में एकता वाला मुल्क है, तो यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियां हैं हजारों, अलग अलग भाषाएं हैं, बोली हजारों हैं। ऐसे मुल्क को हम लोग हमें गर्व है कि हम इस मुल्क को, जो इसका मान और सम्मान दुनिया में बना है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र कायम रहा, सभी धर्मों को साथ लेके चले, सभी जातियों के साथ लेके चले, और उसमें हम कामयाब हुए हैं। कई मुल्क जो हमारे साथ आजाद हुए थे, वो मुल्कों में सैनिकों के शासन हो गए, हिंसा होने लगी, कई बातें हुई। हमारे यहाँ तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जान दी थी, पर खालिस्तानी बंदे थे हम, राजीव गांधी शहीद हो गए। तो आजादी पहले और बाद में हमारे अलग तरह की एक औरा बना हुआ है, दुनिया इसका लोहा मानती है। इतना बड़ा मुल्क फिर भी लोग तो जिंदा है, मजबूत है, आगे बढ़ रहा है। तो चुनौतियां आएगी आज भी हमारे सामने, आज भी है, आगे भी आएगी। उसका मुकाबला भी करने के लिए अच्छे संस्कार बच्चों को मिले, ये मैं आपसे अपील करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके आशीर्वचन हमारे विभाग के लिए संबल और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ऐसे ही इस कड़ी में इस कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। इस